तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक का पहला सबक। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे क्विक डिसीजन लिया जाए, जैसा रॉबर्ट कियोसाकी करते हैं। अपने बेसबॉल का गेम छोड़ करके वहाँ खेलने नहीं जा करके काम करने का फैसला करते हैं। उसी दिन से इनकी जिंदगी बदल जाती है। इनकी जिंदगी एक अलग डायरेक्शन में निकल जाती है। पूरी दुनिया पर अपना बिजनेस करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रॉबर्ट और माइक को कौन सा काम मिलता है, वे लोग उस काम को किस तरह से करते हैं और उससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसका नाम है 30 सेंट बाद। इसलिए इसका नाम है क्योंकि जैसा तय हुआ था कि हर शनिवार इन लोगों को 3 घंटे तक काम करना है, हर घंटे के 10 सेंट इन्हें मिलेंगे। तो 3 घंटे के 30 सेंट होते हैं। तो हर शनिवार ये लोग 3 घंटे काम करते थे, 3 सेंट कमाते थे। तो इसमें लिखे हैं कि 30 सेंट बाद। 30 सेंट बाद क्या होता है? शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है, जो अब बड़े हो गए थे तथा दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी, परंतु वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी, इसलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाए रखती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डिब्बाएं सामान को सेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उसे करेने के कमाते थे। यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा काम था। उन्हें काम मिलता है कि जो इनके डैडी के स्टोर था, वहाँ पे इन लोगों को डब्बा का धूल साफ करना होता था। जैसा कि डब्बा में धूल वगैरह जम जाता है तो इन लोगों को साफ करने का काम मिलता है कि हर 3 घंटे उन्हें डब्बा साफ करना है और उसे सरिया कर रख देना है, मतलब अच्छे से लाइन बाय लाइन रख देनी है। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपर स्टोर थे जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वे 7 से 11 कन्वीनियंस स्टोर के शुरुआती संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते थे। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाजों को खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुब्बारा भी आ जाता था, जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स में खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का फैसला कर लिया था। कहते हैं चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का फैसला कर लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ। मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिसका मैं इंतजार कर सकूं। परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पे हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में पूछा। क्या वे मेरे उकता जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतजार कर लो। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। वे मिलने जाते हैं। शनिवार को लाइन में लगकर इंतजार करते हुए कहते हैं, मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, यह मानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझसे यह कहा कि मैं सही तनख्वाह मांगू, कम से कम 25
सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने झल्ला कर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर के उसी पुराने दरवाजे के अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतजार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा परंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों महिलाओं के बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहीं पर मिली थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ी खिसक गई ताकि मैं भी बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थी। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वह भी निकल कर चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला व्यक्ति मुझसे बातें करें। मैं सुन सकता था कि वे फोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके दड़बेनुमा ऑफिस में आ जाऊं। अमीर डैडी ने अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक वयस्क का सामना करना बहुत ज्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम तक की कुर्बानी दे दी। अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। आप धोखेबाज है, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची है, आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी जरा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे झुके, अपने हाथों को मुट्ठी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरी विश्लेषण कर रहे हैं, समझते हैं कि आखिर ये क्या रहा है। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादा कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे और इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे, इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमी आवाज में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन ज्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग जिन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया है या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी है। इस तरह की इन दोनों के बीच में बातें हो रही हैं। फिर कहते हैं, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर रहा, मुझसे कभी बात तक नहीं की। मैंने व्यंग भरे आवाज में कहा। क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, परंतु जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती और मेरा यह मानना है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बात नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें
कुछ सिखाना चाहती हूँ। तो इस तरह की ये लोग बातें करते हैं। इन लोगों को काम मिलता है एक डब्बा वगैरह साफ करने का, 30 सेंट मिलते हैं, लेकिन ये रॉबर्ट कियोसाकी उससे नाराज होते हैं और फिर जाकर के इनसे ऑफिस में बातें करते हैं। इन दोनों के बीच में इस तरह की बातें होती है। कहते हैं कि आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया, लेकिन अमीर डैडी ने सिखा रहे हैं तो उसी काम के जरिए में। कहते हैं कि क्या सिखाना सिर्फ यही होता है कि जाके बातचीत करो, लेक्चर दो? ऐसा सिखाना नहीं होता। सिखाने का तरीका यह भी है कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल ये काम करवाते हैं। बताते हैं कि ज़िंदगी ज़्यादातर टाइम हम लोगों से बातें नहीं करती। ज़िंदगी हमें धक्का देती है। जब भी हम लोग सोते हैं या फिर अपने काम में लूज पड़ जाते हैं या अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, तब ज़िंदगी हम लोगों को धक्का देती है और कहती है जाग जाओ और अपना काम करो अच्छे से। और फिर हमें इस वीडियो से ये सीखने को मिलता है कि हमें काम करते हुए सीखना चाहिए और ज़िंदगी हम लोगों की बहुत अच्छी टीचर है। और कहते हैं कि हमें अपने बॉस को या फिर अपने काम को या फिर अपनी नौकरी को, अपनी सैलरी को, किसी चीज़ को कोसना नहीं चाहिए कि वो गलत है या मेरा बॉस गलत है, मेरी जॉब गलत है, मेरा सैलरी कम है या फिर मेरा काम। उसे कोसने के बजाय हमें सीखना है और अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर के जाना है और आगे बढ़ना है। इस वीडियो से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि हमें किसी को कोसना नहीं है, हमें अपने काम में आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है, और अपने काम में ध्यान देना है, अपने स्किल को डेवलप करने में ध्यान देना है, कुछ सीखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के पैराग्राफ्स के बारे में देखेंगे कि माइक के डैडी उन्हें और क्या बातें कह रहे हैं। तब तक के लिए बने रहें।